नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे वायुदाब। ठीक है, वायुदाब क्या है और उनसे कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसी को हम जानेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी हम नहीं देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वायुदाब। ठीक है, वायुदाब, वायुदाब किसे कहते हैं? वायु अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। उन गैसों के मिश्रण होने के कारण उसमें भार हो जाता है। भार जब समुद्र तल और वायुमंडल के अनंत पर कहीं पर भी जब एक क्षेत्रफल पर, ठीक है, एक इकाई के क्षेत्रफल पर दाब पड़ता है तो उसे हम वायु दाब कहते हैं। ठीक है, एक इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले दाब को, ठीक है, दाब को वायु दाब कहते हैं। ठीक है, वायु दाब किसे कहते हैं? तो वायु अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है जिसके कारण उसमें भार उत्पन्न हो जाता है और वह भार समुद्र तल से वायुमंडल के किसी भी एक इकाई क्षेत्रफल पर जब दाब पड़ता है तो उसे हम दाब या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, इसके बाद वायु दाब। ठीक है, वायु दाब को मापने की दो इकाइयाँ हैं। ठीक है, मिलीबार, ठीक है, मिलीबार और पास्कल। ठीक है, पास्कल और पार्सेक में अंतर करिएगा। ठीक है, पार्सेक दूरी का मात्रक होता है, जिसे खगोलीय दूरी मापते हैं, और ये पास्कल है। ठीक है, पास्कल और बैरोमीटर से हम वायुदाब को मापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर से क्या करते हैं हम? बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर से हम वायु दाब को मापते हैं। ठीक है, वायु दाब को मापते हैं। जैसे ये कोई पारे का बैरोमीटर है। ठीक है, ये बैरोमीटर हो गया। अब यहाँ पे जो भी इकाई है मिलीबार में होती है। ठीक है, यह मिलीबार में होती है। सपोज करिए कि यहाँ पे 75 सेंटीमीटर, ठीक है, 75 सेंटीमीटर पर समुद्र तल का वायुदाब होता है। ठीक है, 75 सेंटीमीटर पे समुद्र तल का वायुदाब होता है। अब इसी को समुद्र तल का जो वायुदाब होता है वह कितना होता है? 1013.25, ठीक है, मिलीबार। इसे हम मिलीबार, जो इसकी इकाई है मिलीबार में, इसको मापते हैं। ठीक है, 75 सेंटीमीटर पे अगर पूछा जाता है कि समुद्र तल पर पारे की कितनी ऊंचाई पर हम समुद्र तल को मापते हैं, समुद्र तल के दाब को मापते हैं, तो वह 75 सेंटीमीटर पर हम समुद्र तल के दाब को मापते हैं। अगर मिलीबार में कहते हैं कि समुद्र तल पर कितना मिलीबार होता है, कितना दाब होता है, ठीक है, तो वह 1013.25 मिलीबार का जो है समुद्र तल पर दबाव होता है। ठीक है, ठीक है, यहीं पे पास्कल की बात करें तो यहीं पे 1013.25 किलो पास्कल, ठीक है, किलो पास्कल। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं तो वायुदाब को मापने के लिए, ठीक है, जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर में 3 क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे बैरोमीटर का अचानक गिरना, या बैरोमीटर का नीचे गिर के ऊपर उठना, या फिर बैरोमीटर का धीरे धीरे ऊपर उठना, ये 3 क्रियाएं होती हैं। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत सारी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, बैरोमीटर का अचानक गिरना किसका सूचक होता है? तूफानी मौसम का, यानी तूफान आने वाला है। ठीक है, दूसरा है
गिरकर उठना, गिरकर जब धीरे धीरे बैरोमीटर ऊपर उठने लगता है तो यहाँ पे किसका सूचक होता है? वर्षा का सूचक होता है। ठीक है, अगर बैरोमीटर धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है, बढ़ते रहना, बैरोमीटर का बढ़ते रहना ऊपर की तरफ, यह किसका सूचक है? प्रति चक्रवात का। ठीक है, प्रति चक्रवाती या साफ मौसम, ठीक है, या साफ मौसम का सूचक है। यह तीनों परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। बैरोमीटर का चढ़ना गिरना किसका सूचक है? ठीक है, गिर के ऊपर उठना वो किसका सूचक है? या धीरे धीरे बढ़ते रहना बैरोमीटर का किसका सूचक है? ठीक है, तो यह प्रति चक्रवाती साफ मौसम का सूचक है। ठीक है, अब देखते हैं आइसोबार। ठीक है, आइसोबार, आइसोबार क्या है? यह समदाब रेखा। ठीक है, समान ऊंचाई पर, ठीक है, समान ऊंचाई पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम आइसोबार कहते हैं। ठीक है, समान स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है, जिनका वायुदाब यहाँ भी समान है और यहाँ पर भी समान है, और इसको जो मिलाने वाली रेखा है इसको हम आइसोबार कहते हैं। ठीक है, अब वायुदाब प्रवणता क्या है? ठीक है, बहुत पूछा जाता है कि वायुदाब प्रवणता के बारे में। ठीक है, वायुदाब प्रवणता किसे कहते हैं? तो वायुदाब प्रवणता वह होती है समान ऊंचाई पर, ठीक है, दो स्थान हैं और दोनों स्थानों में जो वायुदाब है वो भिन्न भिन्न है, उसी को हम वायुदाब प्रवणता कहते हैं। या इसको परिभाषा के रूप में कहेंगे तो कहेंगे दो स्थानों पे पाए जाने वाले वायुदाब जब परिवर्तनशील होते हैं, जब परिवर्तित होते हैं, उन्हीं को हम वायुदाब प्रवणता के नाम से जानते हैं। और मौसम की संबंधित सभी क्रियाएं जो हैं वायुदाब पर निर्भर करती हैं, चाहे वर्षा हो, चाहे बादल हो, या फिर मेघों का बनना हो, ठीक है, मेघ हो, ठीक है, या फिर तूफानी मौसम हो या चक्रवाती मौसम, सब वायुदाब पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। जहाँ पर तापमान अधिक पड़ता है वहाँ पे क्या होता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। जहाँ पर तापमान कम पड़ता है वहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। लेकिन ऐसी क्रियाएं कभी कभी गलत हो जाती हैं कि तापमान ऊंचा रहने के बावजूद भी वहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, और वायुदाब में दो क्रियाएं महत्वपूर्ण होती, तापमान और गति। गति के कारण भी वायुदाब भिन्न होता है और तापमान के कारण भी वायुदाब भिन्न होता है। ठीक है, अलग अलग दो क्रियाएं हैं। सबसे पहले जो ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब पर 7 पेटियां पाई जाती हैं और सातों पेटियां ताप एवं गति के कारण अपने अपने स्थानों की भिन्नता को बताता है। ठीक है, वायुदाब जो है एक गति जन्य, ठीक है, गतिजन्य, और दूसरा होता है तापजन्य। यानी गति के कारण वायुदाब में जो परिवर्तन होता है उसे, और एक ताप के कारण जो परिवर्तन होता है उसे हम तापजन्य परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं वायुदाब उष्णकटिबंध जो है, वायुदाब यहाँ पे जो कटिबंध है, सबसे पहले विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या है यह? ठीक है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब। ठीक, यह 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री उत्तरी, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास
इसका पूरा क्षेत्र रहता है, ठीक है। और यहाँ विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें क्या होती हैं, लंबवत पड़ती हैं। लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि तापमान अधिक मिलता है। अब तापमान अधिक मिलेगा तो वायुदाब क्या होगा, निम्न होगा, ठीक है। वायुदाब क्या हो जाएगा, निम्न होगा। और इस वायुदाब के निम्न होने के कारण यहाँ पे जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। लंबवत पड़ने का जो यहाँ पे जो तापमान पड़ता है, तो यहाँ पे जितनी भी वायु होती हैं, ठीक है, जितनी भी पौने हैं यहाँ पे, उनको वह तापमान उड़ा देता है वहाँ से, ठीक है। मतलब जो पौने हैं इस क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज रूप में नहीं चल पाती। यहाँ पे पौने ऐसे ऐसे हवा के रूप में जो है पौने वायु जो क्षैतिज रूप में नहीं चल पाती हैं। यहाँ पे तापमान इतना अधिक पड़ता है सूर्य के द्वारा, ठीक है, सूर्य के द्वारा तापमान इतना अधिक पड़ता है कि यह यहाँ से निम्न वायुदाब बन जाती हैं, ठीक है। निम्न वायुदाब के रूप में ये ऊपर उड़ जाती हैं, ठीक है, ऊपर उठने लगती हैं। मतलब यहाँ पे विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र में क्षैतिज हवाएं नहीं चलती, ठीक है, हवाएं ऊर्ध्वाधर चलती हैं। ये हवाएं ऊपर की तरफ चली जाती हैं और यहाँ से उठ के उपोष्ण उच्च वायुदाब के क्षेत्र में यहाँ से ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और यहाँ से ये उड़ के ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है। वायु जब सूर्य की किरणें इन पर लंबवत पड़ती हैं तब, ठीक है। पहला हो गया कि इसमें क्या होता है, इसमें हवाएं नहीं चलती हैं या क्षैतिज रूप में नहीं चलती हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणों के कारण यहाँ पे ऊर्ध्वाधर हवाएं चलती हैं, ऊपर की तरफ चलती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है, ठीक है, शांत क्षेत्र पाया जाता है। इसी शांत क्षेत्र को हम डोल ड्रम कहते हैं, ठीक है, डोल ड्रम, ठीक है। डोल ड्रम की स्थिति कहाँ पाई जाती है, बहुत परीक्षा में पूछा गया है। तो डोल ड्रम की स्थिति विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र में पाई जाती है। 0 से लेकर के 10 डिग्री अक्षांश तक मिलता है, ठीक है। डोल ड्रम की स्थिति पाई जाती है। डोल ड्रम क्या है, एक ड्रमलीन होता है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। डोल ड्रम अलग है, ड्रमलीन अलग है। ड्रमलीन जो है एक उल्टी नाव की आकृति का है या अंडे की टोकरी जैसा उसको कहा जाता है, ठीक है। और ड्रमलीन अलग है और यह डोल ड्रम है, ठीक है। डोल ड्रम कहाँ पाया जाता है, तो वह विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है, यहाँ पे हवाएं नहीं चलती हैं, यहाँ पे हवाएं ऊपर की तरफ चलती हैं, उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर हवाएं चलती हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ। तेज प्रकाश के कारण जब तापमान पड़ता है तो हवाएं ऊपर की तरफ निकल जाती हैं, ठीक है। इस शांत क्षेत्र को हम डोल ड्रम कहते हैं। दूसरा है उपोष्ण, ठीक है, उपोष्ण, उपोष्ण उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ 23.5 डिग्री कर्क, यहाँ पे 23.5 डिग्री मकर रेखा, ठीक है। यहाँ से लेके 23.5 डिग्री से लेके 35 डिग्री और उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर यह उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पे कर्क रेखा मकर रेखा के आसपास जो तापमान पड़ता है बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, बहुत अधिक तापमान होता है। अगर हम 2-3 महीनों को छोड़ दें, बरसात के मौसम को छोड़ दें, तो गर्मियों में जो तापमान होता है पूरे ग्लोब का सबसे अधिक तापमान इन्हीं 2 स्थानों पर पाया जाता है, कर्क रेखा के आसपास और उसके ऊपर वाले क्षेत्रों में 35 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे अधिक तापमान मिलता है। लेकिन फिर भी अगर यह कहा गया है कि तापमान जहाँ पे उच्च होगा वहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पे तापमान अधिक है, ठीक है, तापमान अधिक है और उच्च वायुदाब भी अधिक है, ठीक है। वायुदाब भी क्या है, उच्च है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं गति के कारण, ठीक है। यहाँ पे क्या कहेंगे कि गति के कारण, ठीक है। गति के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे गति के कारण। यहाँ से जो सूर्य की किरणें बहुत तेज पड़ती थी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र में, तो यहाँ से जो निम्न वायु जब ऊर्ध्वाधर गैसें ऊर्ध्वाधर हवाएं चलती थी तो यहाँ से उड़ के यहाँ पे आ जाती थी, ठीक है।
यहाँ पे आकर बैठ जाती थी, ठीक है। और यहाँ से फिर जब जब उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है, यहाँ से भी जब यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र है तो यह उच्च वायुदाब के क्षेत्र में यह भी आके नीचे बैठ जाती थी। यहाँ पे बैठने के बाद इनका जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अश्व अक्षांश पाया जाता है, ठीक है। 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर क्या होता है, एक अश्व अक्षांश पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। 30 से 35 डिग्री पर अश्व अक्षांश पाया जाता है, ठीक है। उपोष्ण उच्च वायुदाब, ठीक है, उपोष्ण उच्च वायुदाब के क्षेत्र में उत्तरीय में, ठीक है, उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब उत्तरी, ठीक है, में अश्व अक्षांश पाया जाता है। और यह उष्ण उपोष्ण उच्च अक्षांश गति के कारण होता है, ठीक है। गति के कारण यहाँ पर क्या होता है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, तापमान के कारण था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अश्व अक्षांश, इसमें अश्व अक्षांश मिलता है। जहाँ पर हवाएं बिल्कुल नहीं चलती, वहाँ पे बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है, जहाँ पे नौकागम्य बहुत ही मुश्किल होता है, नौकाओं को चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो प्राचीन में एक नाव जा रही थी, ठीक है, उसमें बहुत सारे घोड़े थे। उन घोड़ों को लेके जाने में लोगों को कठिनाई हुई, और कठिनाई होने के बाद जो है इन घोड़ों को वापस पानी में फेंकना शुरू कर दिए थे। तभी से इसे हम अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं, ठीक है। उपोष्ण यह गति के कारण इसका उच्च वायुदाब रहता है, ठीक है। तीसरा जो है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे सूर्य की किरणें मतलब कम पड़ती हैं, मतलब न्यूनतम तापमान होता है, ठीक है। उपध्रुवीय यहाँ पे न्यूनतम तापमान होता है, तो जो कहा जाता है जहाँ पे न्यूनतम तापमान होगा वहाँ पे वायुदाब उच्च होगा। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा होता है, न्यूनतम तापमान भी रहता है तो निम्नतम वायुदाब भी रहता है यहाँ पे, ठीक है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है, और निम्न वायुदाब का जो है उसमें ताप भी मिलता है। तो यह भी गति के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है, गति के कारण भी इसमें ऐसा ही होता है। जो यहाँ की जो वायुदाब का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे यह वायुदाब के क्षेत्र में हवाएं फैल जाती हैं, ठीक है। हवाएं क्या होती हैं, फैल जाती हैं, वायु फैल जाती है। फैलने के बाद इसकी जो वायु है उपोष्ण उष्णकटिबंध में जाके बैठ जाती है, ठीक है। और इसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। आयतन बढ़ेगा तब वायुदाब निम्न होगा, ठीक है, वायुदाब निम्न होगा। जब आयतन कम होगा तो वायुदाब उच्च होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र इसलिए बनता है कि यहाँ पे जो वायु है वह फैल जाती है, फैलने के बाद यह उपोष्ण उष्णकटिबंध की तरफ आने लगती है, और यहाँ पे क्या होता है, कम वायुदाब का क्षेत्र मिलता है और काफ़ी फैल जाती है। फैलने के बाद जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। आयतन बढ़ जाने के कारण निम्न वायुदाब, ठीक है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र मिलता है, ठीक है, निम्न वायुदाब हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो ध्रुवीय क्षेत्र है और यहाँ पर ये ध्रुवीय, ठीक, ध्रुवीय उच्च वायुदाब यहाँ पे पाया जाता है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे क्रियाएं जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ पे तो तापमान बहुत कम मिलता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र मिलता है। तो यहाँ पे तापमान की जो परिभाषा है कि जो जहाँ पे उच्च तापमान होगा वहाँ पे निम्न वायुदाब होगा, जहाँ पे तापमान कम होगा वहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपोष्ण और उपध्रुवीय क्षेत्र, उपोष्ण और उपध्रुवीय क्षेत्र यह सभी गति के कारण, ठीक है, गति के कारण अपना स्वरूप बदलते हैं। बाकी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र यह
तापजन्य, ठीक है, तापजन्य वायुदाब का क्षेत्र है, और यह गतिजन्य है, यह भी गतिजन्य है, और यह भी गतिजन्य है, यह भी गतिजन्य है, ठीक है। गति के कारण यह अपने स्वभाव को बदल देते हैं, और यह ध्रुवीय क्षेत्र जो है यह निम्न वायुदाब के कारण यहाँ पे निम्न उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, बिल्कुल सटीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, ठीक है। ध्रुवीय, उच्च वायुदाब, ठीक है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब। तो हम कह सकते हैं किसको, उपोष्ण उच्च वायुदाब के क्षेत्र को, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र को उत्तरी में, और दक्षिणीय उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र, दक्षिणीय उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र को, यह गति के कारण, ठीक है, गतिजन्य होता है, और सभी तापजन्य है, ठीक है। इसी तरह से यहीं पे यह वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये चैप्टर अब, ठीक है। नमस्कार।